हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के अंदर सॉइल फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है सॉइल क्रस्टिंग। तो जैसा कि नाम से समझ आता है कि सॉइल क्रस्टिंग, क्रस्ट आप जानते हैं कि अर्थ के ऊपर हम अर्थ की सरफेस जो है उसे कहीं ना कहीं क्रस्ट ही कहते हैं। तो सॉइल क्रस्टिंग को हम इस तरह से रिलेट करने वाले हैं कि अर्थ की सरफेस पे एक पतली लेयर बन जाने वाली है सॉइल के ऊपर, है ना। ये एक पतली लेयर जो कि नॉर्मल लेयर से अलग है और हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। हमें इससे क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में भी अभी इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं। लेकिन पहले दिमाग में आपकी एक इमेज बन जानी चाहिए कि ज़मीन पर अब एक पतली परत बन जाने वाली है, जिसे हम किसके रूप में समझ रहे हैं, सॉइल क्रस्टिंग के रूप में समझ रहे हैं, है ना। तो सॉइल क्रस्टिंग की डेफिनेशन क्या होगी, इस तरह से है कि रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्पैक्ट थिन लेयर, रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये सॉइल क्रस्टिंग जो है एक तरह का प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या फॉर्म हो रहा है, क्या बन रहा है, तो एक पतली लेयर जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट का मतलब आप समझते हैं बहुत ज़्यादा ही कंप्रेस हुई, दबी हुई, जिसको हम कह सकते हैं मजबूत, या है ना, जिसके अंदर पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ ज़्यादा ही क्लोजली हम देखते हैं प्लेस्ड है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसे हम कह रहे हैं, उस पतली लेयर को हम क्या कह रहे हैं, सॉइल क्रस्ट कह रहे हैं। तो इसकी ही खास बात इस डेफिनेशन के अंदर है, हैविंग हाई बल्क डेंसिटी। अब जैसा कि आप समझ सकते हैं कि भाई मैंने आपको बताया ये ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल पास में है। तो पार्टिकल जब ज़्यादा ही पास में होंगे तो उनके बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा। गैप कम हो जाना यानी हम समझ सकते हैं इसकी पोरोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसी के आगे ब्रैकेट में लिखा गया है और रिड्यूस्ड पोरोसिटी। और सॉइल की पोरोसिटी अगर कम हो जाएगी तो उससे उसकी बल्क डेंसिटी जो है हम देख रहे हैं ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। बल्क डेंसिटी कैसे ज़्यादा होगी, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, सॉइल साइंस के दी फेमस टॉपिक्स हैं, ये आप जानते ही होंगे, है ना। तो बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम ही होता है। लेकिन यहाँ जो हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं वो सॉइल का भी वॉल्यूम है, एयर का भी वॉल्यूम है और वाटर का भी वॉल्यूम है ना। सॉइल के अंदर एयर, वाटर वगैरह उन सब के वॉल्यूम है। तो अभी हमने जैसा कि बात करी, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस को शो कर रहा है। जब कॉम्पैक्ट हो जाएगा मामला, जब मामला पिचक जाएगा, है ना, सॉइल के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर हम देख रहे हैं एक तरह से कि क्या होने वाला है, उसके अंदर एयर और वाटर का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला जो हमें बता रहा है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर हम देख रहे हैं कम हो गया, क्यों कम हो गया, क्योंकि अभी बताया कॉम्पैक्टनेस की वजह से। तो वॉल्यूम अगर कम हो गया तो बल्क डेंसिटी ज़्यादा हो गई, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम देख रहे हैं कि यहाँ बल्क डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। क्लैरिटी है आपको, इसके पीछे का रीज़न भी क्या है, रिड्यूस्ड पोरोसिटी, है ना। पोरोसिटी, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, इन सब के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन अभी जो ओवरऑल आपको जनरल दिमाग में इमेज बनी हुई है उसके बिहाफ पे ये तो समझ आ ही गया होगा, है ना। और हम देखते हैं एंड हाई पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। इस लेयर के अंदर क्या होता है, हाई पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस होता है। पेनिट्रेशन मतलब इसके अंदर घुस पाना मुश्किल है, रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब इसमें अंदर घुस पाना मुश्किल है। यानी कि अगर पानी ऊपर आएगा इसके तो वो ज़्यादा ज़मीन के अंदर नहीं घुस पाएगा, क्योंकि ये लेयर है, पतली लेयर है ना। तो हम देख रहे हैं इसकी हाई पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस होता है इसमें। ओके, तो इसी तरह से इसे डिफाइन किया जाता है सॉइल क्रस्टिंग को। समझ आ गई आपको बात। तो अब इस डेफिनेशन के बिहाफ पे क्या आप बता सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉइल क्रस्टिंग की, है ना। सॉइल क्रस्ट जो हम ऊपर देख रहे हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, खास बातें हैं। सबसे पहली बात जो आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि यहाँ हाई बल्क डेंसिटी होती है। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके वापस सुन लीजिए, आ जाएगा समझ में। तो हम देख रहे हैं यहाँ हाई बल्क डेंसिटी होती है, वेरी लो नॉन कैपिलरी पोर्स, है ना। सॉइल में दो तरह के पोर्स हम मेनली समझते हैं, एक कैपिलरी पोर्स और दूसरे नॉन कैपिलरी पोर्स। कैपिलरी पोर्स जो होते हैं उन्हें हम माइक्रोपोर्स कहते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने कई बार आपको बताया है कि 0.06 मिलीमीटर से डायमीटर अगर कम होता है किसी पोर का तब उसे हम माइक्रोपोर कंसिडर करते हैं। उन माइक्रोपोर को ही क्या कहते हैं, कैपिलरी पोर कहते हैं। जबकि हम जो कह रहे हैं 0.06 मिलीमीटर से ज़्यादा डायमीटर होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोपोर कहते हैं। और मैक्रोपोर का ही दूसरा नाम क्या है, नॉन कैपिलरी पोर्स। तो नॉन कैपिलरी पोर्स क्या है, यहाँ पे कम हो चुके हैं। क्यों कम हो चुके हैं, क्योंकि कॉम्पैक्टनेस बढ़ चुकी है। आपने जब दबा दिया, पार्टिकल्स को क्लोजली आपस में बिठा दिया तो उनके बीच की जगह कम हो गई, उनके बीच की जगह यानी मैक्रोपोर्स जो थे वो कम हो चुके हैं। तो कहने का मतलब वेरी लो नॉन कैपिलरी पोर्स होते हैं। क्लियरिटी है। इसके बाद हम देखते हैं वेरी लो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी।
हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मतलब पानी को अंदर कंडक्ट नहीं होने देगी ये लेयर। क्यों नहीं होने देगी? क्योंकि आपने जाना कि यहाँ हाई पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस है, मतलब पानी को रोक लेती है, तो यहाँ कंडक्टिविटी जो है वो लॉ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है लॉ एरिएशन, और वही बात है, अगर पानी नहीं जा पा रहा तो और साथ में हमने चीज़ें दबा दी तो जो पार्टिकल्स के बीच में हवा थी वो भी इधर उधर होने की कोशिश करेगी, तो वहाँ एरिएशन भी, उसका एनवायरनमेंट से गैसेस एक्सचेंज भी कम होगा, तो यानी लॉ एरिएशन होगा। क्लैरिटी है आपको? तो इस तरह से हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी जान ली किसकी, सॉइल क्रस्टिंग की, है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि ये सॉइल क्रस्टिंग होती क्या है, ये तो समझ आ गई, लेकिन ये क्यों बनती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कैसे बनती है, क्यों बनती है और कैसे बनती है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो पिछली वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो आपको मैंने पिछली वीडियोस में कहीं ना कहीं आइडिया दिया था सॉइल क्रस्टिंग के बारे में, बताया था कि सॉइल क्रस्टिंग वास्तव में क्या होता है, जब बारिश होती है ना, रेनफॉल जब होते हैं तो हम देखते हैं रेन ड्रॉप्स, जब हम देखते हैं मीडियम साइज्ड पार्टिकल जो हैं सॉइल में, फोकस क्या, मीडियम साइज्ड पार्टिकल, मीडियम साइज्ड पार्टिकल से मेरा मतलब है सिल्ट, है ना। तो सिल्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बारिश की बूंदों की वजह से कूदते हैं, मतलब उनकी टक्कर लगने से वो उछलते हैं और दूसरी जगह डिस्प्लेस होते हैं। तो उनके इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होने से दो पार्टिकल्स के बीच में एक सिल्ट पार्टिकल अरेंज हो जाता है। तब उससे हम क्या देखते हैं, उससे हम देखते हैं कि सॉइल जो है एक परत के रूप में जमने लगती है। ये सॉइल के छोटे छोटे मतलब मीडियम साइज पार्टिकल ही कूद कूद के इधर उधर बिखरने लगते हैं, और उससे हम देखते हैं एक इम्परिमेबल सी मेम्ब्रेन बनने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल क्रस्ट कहते हैं। तो उसके पीछे की कहानी समझ आई कि कैसे बनता है, कैसे बनती है सॉइल क्रस्ट, है ना। तो अभी हम देख रहे हैं इसकी मैकेनिज्म को हम 4 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से हैं वो 4 स्टेप? तो हम सबसे पहला स्टेप देखते हैं, वो है डिसरप्शन। 2 नाम हैं जो सेम से हैं, डिसरप्शन और डिस्पर्जन, है ना। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको मुझे लगता नहीं है कि दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हो सकता है इसमें आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुने कि ये डिसरप्शन मतलब होता है एक तरह से ब्रेक डाउन, कि बारिश की बूंदें आई और उसने स्ट्रक्चर जो था सॉइल का, सॉइल स्ट्रक्चर का वीडियो आपने देखा है, पिछले वीडियो में हम सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं, है ना। और सॉइल स्ट्रक्चर तो क्या, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल प्रोफाइल और साथ में सॉइल सेपरेट, सॉइल टेक्सचर, उनका डिटर्मिनेशन, ऐसे सॉइल फिजिक्स के कई टॉपिक्स के बारे में पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं डिसरप्शन के बारे में। तो डिसरप्शन का मतलब है उस सॉइल स्ट्रक्चर का डिस्टर्ब होना, और हम देख रहे हैं सॉइल एग्रीगेट्स जो है वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो कहने का मतलब ब्रेक डाउन, पहले तो हम समझ रहे हैं वो ब्रेक डाउन यानी वो टूट जाएंगे। तो किसकी वजह से? क्योंकि हम जानते हैं कि रेनफॉल जो है, पानी की बूंदें हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो उस सॉइल के एग्रीगेशन को तोड़ती है, तो उसे हम कहते हैं डिसरप्शन। ठीक है, डिसरप्शन होने के बाद पार्टिकल्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं, यानी बिखर जाते हैं। अब टक्कर लगी है, पहले टूट के वो क्या हो गया, इधर उधर बिखर गया, तो उस बिखरने को हम कहते हैं डिस्पर्जन। मैंने हिंदी में लिख भी दिया बिखरना, है ना, तो आप समझ सकते हैं इसे, तो डिस्पर्जन। और तीसरा हम देखते हैं रीओरिएंटेशन यानी उनका अरेंजमेंट वापस चेंज होना या नया बनना, कि पहले अलग तरीके से बैठे थे पार्टिकल्स, लेकिन इधर से पानी की बूंदों की वजह से, उछल कूद होने की वजह से अब इनके बीच में हम देख रहे हैं सॉइल के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो थोड़ा चेंज हो गया। चेंज होने को हम कह रहे हैं रीओरिएंटेशन, या जो ओवरऑल आपके दिमाग में इमेज बनी थी कि 2 पार्टिकल्स के बीच में एक नया पार्टिकल आके बैठ गया, जिसने ऊपर का मामला ब्लॉक कर दिया। मैं कह सकता हूँ क्लॉगिंग कर दी। क्लॉगिंग कर देने से पानी जो है अब नीचे नहीं जा पा रहा। तो तीसरे स्टेप के रूप में हम समझ सकते हैं यहाँ क्लॉगिंग होती है। और उसके बाद हम देखते हैं डेसिकेशन मतलब होता है कंप्लीटली ड्राई हो जाना। कंप्लीटली ड्राई हो जाने का मतलब ये है कि अब जो यहाँ पानी वगैरह इकट्ठा हो जाएगा वो या तो रन ऑफ के रूप में इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि ये सॉइल तो इम्परमेबल लेयर के रूप में हो गई है ना, पानी जो है रन ऑफ के रूप में, क्योंकि नीचे तो जा नहीं सकता, तो ऊपर इधर उधर रन ऑफ के रूप में हो जाएगा। या फिर हम सनलाइट जब आएगी तो उससे वो इवेपोरेट हो जाएगा, तब वो सूख जाएगी परत। ये सूखी पतली मीडियम साइज्ड पार्टिकल की जो लेयर है, इसे हम क्या कहेंगे, सॉइल क्रस्ट कहेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से हम समझते हैं इसकी एक मैकेनिज्म भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि सॉइल क्रस्टिंग होती क्या है, कैसे होती है, क्या क्या खास प्रॉपर्टीज़ हैं, और एक इंपॉर्टेंट बात कि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक क्यों है, हमें क्या प्रॉब्लम है इससे। हमें इससे ये प्रॉब्लम है कि अब मान लीजिए अगर हम देख रहे हैं ऊपर इस तरह की पतली लेयर बन गई, और उससे पहले अगर हमने क्या कर रखा है, हम देख रहे हैं हमने सॉइंग कर रखी है फील्ड में अगर सॉइंग कर रखी है, तो क्या बीज इस मजबूत परत, पतली परत को तोड़ के बाहर आ पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सॉइल क्रस्टिंग कैन कॉज नो जर्मिनेशन कंडीशंस।
जर्मिनेशन नहीं होगा, है ना। अगर हम देख रहे हैं सॉइंग कर रखी है तो बीज जो है हम देख रहे हैं उसको बाहर आने के लिए उसको एक परत ऊपर मिलेगी, तो फिर उसको तोड़ के वो बाहर आना मुश्किल है उसके लिए। तो कहने का मतलब ये होगा कि हम देख रहे हैं वहाँ नो जर्मिनेशन जैसी कंडीशन है। और साथ में उस जर्मिनेशन कैसे हो, क्योंकि उसे बीज को पानी और हवा तो चाहिए ना, और अभी हमने जाना कि ये लो एरिएशन और लो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की वजह से उसको ना पानी मिल पा रहा है ना हवा बन पा रहा है, तो वो कैसे बाहर आएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसलिए ये हमारे लिए एक दिक्कत वाली कंडीशन है सॉइल क्रस्टिंग। ओके, तो क्या सॉइल क्रस्टिंग इतना ही है, क्या इतनी ही बात ही ज़रूरी है? तो आंसर है ऑफ कोर्स नहीं, है ना, क्योंकि अभी हमें और भी बातें जाननी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम जानने वाले हैं कि सॉइल क्रस्टिंग जो है इसे अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं, और साथ में हम ये भी जानने वाले हैं कि सॉइल क्रस्टिंग के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, और एट दी एंड हम ये भी जानेंगे कि इनका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। ओके, और साथ में जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस वीडियो से पहले की वीडियोज़ में हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के ही पीडोलॉजी और साथ में सॉइल फिजिक्स, इन दोनों के ही टॉपिक्स जो हैं पीछे कवर करते आ रहे हैं। अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल क्रस्टिंग, है ना। तो सबसे पहला फैक्टर तो आपने जान ही लिया, क्या? रेनफॉल। कि भाई रेनफॉल के अंदर जो आने वाली बूंदें हैं वो जितनी बड़ी होंगी, यानी साइज ऑफ रेन ड्रॉप्स का साइज जितना बड़ा होगा उसमें उसका मास ज़्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर में एम मेंशन्ड है। तो कहने का मतलब अगर उस ड्रॉप का मास ज़्यादा होगा तो कहने का मतलब ये हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो वो डिस्पर्जन और डिसरप्शन दोनों ही ज़्यादा करेगी, ज़्यादा सॉइल को इफेक्ट करेगी। तो कहने का मतलब साइज ऑफ द रेन ड्रॉप जो है वो इफेक्ट करता है किसको? सॉइल क्रस्टिंग को। दूसरा हम देखते हैं रेनफॉल इंटेंसिटी, कितनी बार बारिश हो रही है, कितनी तेज़ हो रही है ना। तो ये सब बातें भी ऑफ कोर्स मैटर करती हैं। तो उससे भी क्या होगा, रन ऑफ वगैरह जो हम देख रहे हैं या पार्टिकल्स इधर उधर उछलना, वो सारी प्रोसेस जो है इफेक्ट होगी। तो कहने का मतलब जितनी तेज़ बारिश होगी सॉइल क्रस्टिंग को उतना ही वो इफेक्ट करेगी, उतना ही ज़्यादा सॉइल क्रस्टिंग होने के चांसेस है ना। इस तरह से समझ सकते हैं आप। और दूसरा हम पॉइंट देखते हैं सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉइल में क्या क्या खास बातें हैं। तो उसमें हम देखते हैं पहले टेक्सचर। तो टेक्सचर में आप याद रख सकते हैं कि कोरस एंड मीडियम साइज पार्टिकल आर मोर प्रॉन टू द सॉइल क्रस्टिंग। कोरस एंड मीडियम साइज, कोरस का मतलब पार्टिकल्स थोड़े बड़े हों। अच्छा, बड़े हों तो इसमें एकदम बड़े मत सपोज करिए, दिमाग में आपके दिमाग में बार बार बज रहा है सैंड सैंड सैंड, है ना। तो सैंड नहीं, हम यहाँ कोरस के रूप में आप मान लीजिए मीडियम से थोड़े बड़े हों, या आप ऐसे मान लीजिए फाइन कोरस जो पार्टिकल्स है, फाइन सैंड पार्टिकल्स जो है ना, ज़्यादा ही बड़े ना हो पार्टिकल्स। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्रस्ट में बी फॉर्म्ड इन ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स बट एक्सेप्ट इन सैंड। तो सैंड जिसके अंदर पार्टिकल साइज 2 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर तक होता है ना, तो वो जो हम देख रहे हैं कोरस सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं उसके अंदर हम देखते हैं क्या नहीं होता, सॉइल क्रस्टिंग नहीं देखी जाती है। तो बाकी सब में देखी जाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कोरस या समझ सकते हैं, लेकिन कोरस भी एकदम बड़े वाले पार्टिकल नहीं, है ना। तो कोरस एंड मीडियम साइज पार्टिकल, मीडियम साइज में तो आप समझ ही सकते हैं कि सिल्ट, है ना। तो सिल्ट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया है ना। पिछले वीडियोज़ में इतनी बार बोलता हूँ, हाँ, तो आपको ऐसे फ्रस्ट्रेट ना हो, गुस्सा ना हो, है ना। तो मैं अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लें आप उन वीडियोस को। तो मीडियम साइज पार्टिकल्स जो है मैंने आपको बताया था, जैसे सिल्ट जो होता है उसकी वजह, उसके अंदर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा क्रस्टिंग होती है। तो अभी भी हमने जाना था, तो इस वजह से हम देखते हैं यार मोर प्रॉन टू द क्रस्टिंग, तो इसमें सॉइल क्रस्टिंग ज़्यादा होती है, ये आसानी से उछलते हैं और फिर वहाँ पर हम देखते हैं क्रस्टिंग करते हैं। तो क्ले पार्टिकल में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि क्ले पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, कोहेजन एडिशन ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से हम देखते हैं वो पार्टिकल्स का जो सॉइल एग्रीगेट होगा वो टूटेगा ही नहीं, डिसरप्शन नहीं होगा, उसका डिसरप्शन नहीं होगा, तो फिर आप समझ सकते हैं क्या नहीं होगा, उससे हम देख रहे हैं कि उसके अंदर क्रस्टिंग जो है वाली चीज़ ज़्यादा नहीं होगी। तो किस में ज़्यादा होती है? मीडियम साइज पार्टिकल में, और उससे कम किस में? सैंड में, और उससे भी कम किस में? क्ले में। होती तो सब में है, लेकिन ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो इस पूरे वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, क्या है कि सिल्टी क्ले लोम एलुवियल सॉइल, सिल्टी क्ले लोम एलुवियल सॉइल, है ना। इसको 3 बार बोलिए, बार बार बोलिए, क्यों? याद कर लीजिए जैसे कि सिल्टी क्ले लोम एलुवियल सॉइल आर मोस्ट ससेप्टिबल टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्रस्ट। सॉइल क्रस्ट बनने में ईजिली सबसे ज़्यादा ईजिली किस में बन सकती है सॉइल क्रस्ट? तो वो इसमें बन सकती
याद रखिएगा, याद रहेगा, ज़रूर रहना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी बात है। अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दूसरा पॉइंट क्या है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर आपको पता होना चाहिए सॉइल के अंदर ग्लू का काम करता है, पार्टिकल्स को जोड़े रखने का काम करता है। तो ऑर्गेनिक मैटर अगर ज़्यादा होगा सॉइल में तो क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि भाई उससे सॉइल क्रस्टिंग नहीं होगी। तो हायर द ऑर्गेनिक मैटर लोअर विल बी द सॉइल क्रस्टिंग, राइट। तो इसका मतलब हमें फील्ड पे FYM कंपोस्ट वगैरह देने चाहिए, क्यों, क्योंकि उससे क्रस्टिंग के चांसेस कम होंगे। सही बात है ना। तो कहने का मतलब यहाँ एक बात और मेंशन की गई है, अगर 1% से कम होगा ऑर्गेनिक मैटर तो दैट सॉइल विल बी मोर प्रॉन टू द क्रस्टिंग, और उस सॉइल के अंदर क्रस्टिंग जो है ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ आ रही है बात, आ रही है समझ में, आनी भी चाहिए, है ना। तो क्या है, यहाँ तक अपन ने समझा रेनफॉल और सॉइल प्रॉपर्टी। उसके बाद हम देखते हैं क्ले मिनरोलॉजी। क्ले की क्या है मिनरोलॉजी, मिनरोलॉजी पे मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुका हूँ जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ बातें जानी थी, है ना। तो 2:1, है ना, 1:1, इस तरह से क्या अलग अलग टाइप ऑफ क्ले होते हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, कैसे उसमें एक्सपेंशन होता है, कैसे उसमें हम देखते हैं पिचकना यानी श्रिंकेज होता है, तो स्पेलिंग, श्रिंकेज, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उनके एग्जांपल्स, है ना। तो काफ़ी चीज़ें हमने उसके बारे में अंदर डिस्कस करी हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, रॉक्स क्या होती हैं। तो ये अगर वो वीडियोस आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं आप। तो खैर पिछले वीडियो बोल के पका रहा हूँ मैं आपको बार बार। खैर तो ये क्ले मिनरोलॉजी के अंदर हम देख रहे हैं एक्सपेंडिंग टाइप जो मिनरल्स होते हैं, एक्सपेंडिंग टाइप जैसे कि वर्मिकुलाइट, जैसे कि मॉन्ट मोरेलोनाइट, है ना। तो ये जो स्मैक्टाइट ग्रुप होता है, तो स्मैक्टाइट ग्रुप के अंदर हम देख रहे हैं यार मोर प्रॉन टू द सॉइल क्रस्टिंग, उसके अंदर पानी आसानी से आ सकता है ना। तो कहने का मतलब ऐसे जो हम देख रहे हैं मिनरल्स हैं ये आसानी से क्या होते हैं, डिस्पर्स हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ उनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये वाले सॉइल्स के अंदर ज़्यादा होता है क्या, सॉइल क्रस्टिंग जैसी प्रॉपर्टीज देखी जाती है। तो इसलिए आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि केओलिनाइट का 1:1 टाइप क्या होता है, 1:1 टाइप क्ले का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है ना, 1:1 टाइप। और हम देखते हैं उसमें ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल दोनों 1:1 में होते हैं। तो वो उसके अंदर क्या नहीं होता, एक्सपेंशन नहीं होता। तो उसमें हम देख रहे हैं थिन लेयर बनेगी क्रस्टिंग की। जबकि अगर हम देखें मॉन्ट मोरेलोनाइट या अदर कोई एक्सपेंडिंग टाइप क्ले मिनरल, उसके अंदर थिक लेयर बन सकती है क्रस्टिंग के अंदर। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्रस्टिंग का प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। आ रही है बातें समझ में आपको, है ना। तो इस तरह से हमने तीसरा पॉइंट भी एक फैक्टर देख लिया। चौथा फैक्टर जो है वो है एब्जॉर्ब्ड कैटायन। जस्ट पिछले वीडियो में बात करिए, क्या बात करिए कि सोडियम आयन जो है वो डिस्पर्सिव होते हैं, सॉइल के अंदर डिस्पर्जन क्रिएट करते हैं। जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, एल्यूमिनियम ऐसे आयन्स जो हैं वो सीमेंटिंग इफेक्ट दिखाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ हम देख रहे हैं उसमें फ्लोक्यूलेशन इफेक्ट कह सकते हैं जैसे हम। तो सोडियम जो है वो ज़्यादा होगा तो डिस्पर्जन भी ज़्यादा होगा, डिस्पर्जन ज़्यादा होगा तो उसका मतलब क्या समझे आप कि वहाँ सॉइल क्रस्टिंग भी ज़्यादा होगी। तो सोडियम एक्सचेंज, तो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो है अगर सॉइल के अंदर ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, उससे हम देख रहे हैं कि वहाँ सॉइल के अंदर क्रस्टिंग भी ज़्यादा होगी। तो आपको समझ आ रही हैं बातें। तो ये 4 मेन फैक्टर्स जो हैं आप एग्जाम में लिख सकते हैं और दिमाग में याद रख सकते हैं इजीली, क्योंकि उनके पीछे की क्या क्या कहानी है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, है ना। तो अब इसके बाद क्या बात करनी है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। ओके, साथ ही इस वीडियो में नीचे जो बार बार बातें लिखी हुई आ रही हैं, आई होप कि आप उन्हें कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि मैं वो बोल नहीं रहा हूँ लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्हें भी आप नोट करते रहिएगा, साथ में इसे भी आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए एट लास्ट मैनेजमेंट से पहले क्या बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल क्रस्टिंग के बारे में। सॉइल क्रस्ट कितने तरह की होती है पहले ये जान लेते हैं। तो सॉइल क्रस्ट जो है वो मेनली आपको याद रखना है 3 तरह की होती है। कौन कौन सी 3 तरह की, सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल, और बाद में हम देखते हैं केमिकल, और तीसरा हम देखते हैं बायोलॉजिकल, है ना। फिजिकल क्रस्ट का मतलब आप समझते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस आने की वजह से जो हमें क्रस्ट बनती हुई नज़र आ रही है, जो अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ी, है ना, जिसके अंदर आपको मैंने बताया डिसरप्शन, है ना। डिसरप्शन को आप ये सिंपल लैंग्वेज में डिसइंटीग्रेशन के रूप में भी बात समझ सकते हैं, है ना। डिसइंटीग्रेशन देखा, फिर उसके बाद डिस्पर्जन हुआ, है ना। और साथ में उसमें कई बार वॉशिंग इन भी मेंशन किया जाता है कि सॉइल पार्टिकल्स कुछ नीचे लेयर्स में जाएंगे, है ना, इस तरह से मेंशन करते हैं। उसके बाद सीमेंटिंग या क्लॉगिंग होती है, क्लॉगिंग होना मतलब वो ब्लॉक करता है। और लास्ट हमने देखा था डेसिकेशन, है ना, एक तरह से ड्राई हो रही थी सॉइल, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ था, इस मैकेनिज्म को हमने जो जाना था उससे सॉइल की स्ट्रक्चर चेंज हो रही है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं फिजिकल
जो हम देख रहे हैं फिजिकल सॉइल क्रस्टिंग है, उसके अंदर पहला टाइप जो है वो है स्ट्रक्चरल क्रस्ट। स्ट्रक्चरल क्रस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक मैकेनिज्म के रूप में जो क्रस्ट को समझा वो फिजिकल या हम समझ सकते हैं क्रस्ट स्ट्रक्चरल क्रस्ट ही है ना। और उसके बाद जो नेक्स्ट हम टाइप देखते हैं फिजिकल के अंदर ही, फिजिकल का ही सब टाइप है, वो है इरोजन क्रस्ट। इरोजन क्रस्ट का मतलब आप समझ सकते हैं कि पानी जब रन ऑफ के रूप में सॉइल की किसी अपर लेयर को हटा लेगा और हम देख रहे हैं कि उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि सॉइल के पार्टिकल्स एक तरफ से हट जाएंगे तो कुछ नीचे के पार्टिकल एक्सपोज हो जाएंगे, किससे हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ में एक्सपोज हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से जो ये बाद में लेयर हमारे सामने आ रही है वो अगर क्या है, एक ऐसी लेयर है, पतली लेयर है जिसके अंदर पेनिट्रेशन अच्छा नहीं है पानी का, तो इस तरह से जो हम देख रहे हैं फॉर्म हो रहा है क्रस्ट का, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, इरोजन क्रस्ट कह सकते हैं। और ये जो पानी हटा के लेके गया है सॉइल के पार्टिकल्स को दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो गया है ना, वहाँ से लेके कहीं और जगह डिपॉजिट कराया, तो उससे उस नई जगह पे जहाँ पे जो क्रस्ट बनी है उसे हम क्या कह सकते हैं, डेपोजिशनल क्रस्ट कह सकते हैं। डिपोजिशनल क्रस्ट या डेपोजिशनल क्रस्ट जैसा भी प्रोनाउंस करना चाहें आप। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फिजिकल क्रस्ट जो है वो दो तरह की है। कौन कौन सी, पहला स्ट्रक्चरल क्रस्ट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना ही था, और दूसरा इरोजनल और दूसरा डेपोजिशनल क्रस्ट। समझ आ गया आपको। तो इस तरह से हमने जाना फिजिकल क्रस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो है केमिकल सॉइल क्रस्ट। केमिकल सॉइल क्रस्ट मतलब आप जानते होंगे कि ड्राई एरियाज या एरिड या सेमी एरिड रीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होने से हम देखते हैं कि सॉइल के अंदर जो सॉल्ट होता है वो वाटर के साथ सॉल्युबल होकर ऊपर आता है, और वहाँ ऊपर आने के बाद सरफेस क्या ऊपर आने के बाद पानी कहता है टाटा बाय बाय, यानी पानी तो इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट जो है वो ज़मीन पर रह जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ सॉइल के ऊपर हम देखते हैं सॉल्ट की एक लेयर दिखती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, अल्टीमेटली क्रस्ट के रूप में समझते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, उसे हम कहते हैं केमिकल सॉइल क्रस्ट। ठीक है, कहाँ बनती है, सैलाइन एंड एल्केलाइन सॉइल में। ठीक है, आगे बात समझ में। तीसरा हम देखते हैं बायोलॉजिकल क्रस्ट। बायोलॉजिकल क्रस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं क्रिप्टोगैमिक क्रस्ट और साथ में माइक्रोफाइटिक क्रस्ट। क्रिप्टोगैमिक क्रस्ट और साथ में माइक्रोफाइटिक क्रस्ट। ठीक है ना, जैसे आप जरूर याद रखें। माइक्रोफाइटिक क्रस्ट जो है ये किससे बनी है, बायोलॉजिकल का मतलब आप समझ गए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इसे बनाएंगे। तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एल्गी, फंगाई, लाइकेन्स, मॉसेस और साथ में बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में स्पेशली याद रख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, है ना। तो आपने कई बार पॉन्ड्स वगैरह के अंदर काई के रूप में आपने देखा होगा, एक परत, पतली परत जम जाती है, जो क्या है अल्टीमेटली पानी को नीचे नहीं जाने देती। तो उसके अंदर हम देखते हैं, वैसे तो पॉन्ड के अंदर पानी ऐसे ही रुका हुआ ही है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ऐसी लेयर्स जो हैं वो भी क्या करती हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर फिल्ट्रेशन को या पेनिट्रेशन को पानी को कम करती है। तो ऐसी लेयर का बन जाना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, उसे हम क्या कह सकते हैं, माइक्रोफाइटिक। माइक्रो मतलब छोटे, फाइटिक मतलब पौधे, जो अनडेवलप्ड प्लांट्स ही तो है एक तरह से, मॉसेस या हम देख सकते हैं लाइकेन, एल्गी, है ना। तो ये फंगाई तो नहीं है, आप भी जानते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या करते हैं, क्रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे क्रस्ट का फॉर्मेशन जो बायोलॉजिकली है वो फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भाई अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं वहाँ ऑक्सीडेशन वगैरह भी होगा, डिकम्पोजिशन वगैरह भी होगा कुछ ना कुछ, और साथ में क्योंकि उनकी भी अपनी एक लाइफ चलेगी तो वो रेस्पायरेशन वगैरह करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, कई केसेस के अंदर ये हम देखते हैं इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको कुछ समझ आया होगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल क्रस्टिंग। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मैनेजमेंट ऑफ सॉइल क्रस्टिंग, यानी सॉइल क्रस्टिंग को मैनेज किस तरह से किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं प्रिवेंशन, यानी हम कोशिश करें कि प्रिवेंट करें कि सॉइल क्रस्टिंग जैसी कंडीशन डेवलप ही ना हो। तो उसके लिए हम कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर हम सॉइल के अंदर बढ़ा दें। थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने आपको कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ग्लू का काम करता है कौन, ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर अगर हम सॉइल में ज़्यादा रखेंगे तो देयर आर लेस चांसेस कि वहाँ सॉइल क्रस्टिंग जैसी कंडीशन डेवलप हो। और साथ में एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सॉइल कंडीशनर्स, ऐसे कुछ सॉइल कंडीशनर्स जो कि सॉइल में एग्रीगेशन या हम देख सकते हैं सॉइल के अंदर जो मजबूती है उसको बढ़ा सकते हैं, सीमेंटिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कुछ आपको केमिकल्स याद रखने हैं, जिसमें पहला है PVA का फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे कि पॉलीविनाइल अल्कोहल। नहीं पता है तो आप लिख लीजिए अभी, पॉलीविनाइल अल्कोहल। HPAN का मतलब यहाँ है हाइड्रोलाइज्ड पॉलीएक्राइलोनाइट्रेट, हाइड्रोलाइज्ड पॉलीएक्राइलोनाइट्रेट। ओके,
और लास्ट में VAME है, ये है विनाइल एसीटेट मैलाइक एसिड, है ना। तो विनाइल एसीटेट मैलाइक एसिड, इस तरह से इसका भी नाम दिया जाता है। तो ये कुछ केमिकल्स या आप याद रख सकते हैं सॉइल कंडीशनर्स हैं जो काम में लिए जाते हैं, हम देखते हैं इस सॉइल क्रस्टिंग से बचने के लिए, है ना। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं सॉइल के अंदर क्रस्टिंग ना हो तो इसके लिए हम प्रोटेक्शन क्या कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ये है कि सॉइल को कवर करके रखें हम, है ना, कि रेन ड्रॉप से ही तो दिक्कत है तो उसे कवर कर सकें हम। कवर किससे कर दें तो हम देखते हैं मल्चिंग। तो सॉइल मल्चिंग आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर के अंदर दी मोस्ट फेमस प्रैक्टिस है ना, जो आप जानते हैं कि सॉइल को कवर करना किससे, हम देखते हैं प्लास्टिक से या फिर अलग अलग स्टबल्स वगैरह जो होते हैं, है ना, तो उनसे अगर हम देखते हैं घास फूस वगैरह से अगर ढकते हैं तो कल मिला के उसे मल्चिंग कह रहे हैं, तो उससे भी प्रोटेक्ट हो सकता है मामला। उसके बाद हम देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे कि हम देख सकते हैं ब्रेक डाउन बाय हो या हैरो की इस्तेमाल से हम उस जो ऊपर की लेयर बनी है उसे तोड़ दें तो काम हो सकता है ना। और साथ में हम देख सकते हैं कि सीड जो है उसे ज़्यादा डेप्थ में नहीं डालना चाहिए। इरिगेशन, लाइट इरिगेशन भी काम की चीज़ है, क्योंकि आप जानते हैं अल्टीमेटली लास्ट में डेसिकेशन हो गया मतलब एकदम ड्राई हो गई तो उससे वो हार्ड हो जाती है कंडीशन। तो इरिगेशन वगैरह से हम देखते हैं स्ट्रक्चर पे पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है ना। टिलेज जो है उससे भी पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि टिलेज एक तरह से क्या होगा, स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है ना। तो ऑर्गेनिक मैटर के बारे में हमने बात कर ही ली। तो इस तरह से कुछ बातें हैं जो हमें मैनेजमेंट ऑफ सॉइल क्रस्टिंग के रूप में भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने जान लिया सॉइल क्रस्टिंग के बारे में, ओके। तो इस तरह से आज हमने जाना सॉइल क्रस्टिंग के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। साथ में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसकी एक PDF फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप देखेंगे उस PDF के अंदर यहाँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया गया है उससे कुछ पॉइंट्स आपको ज़्यादा ही मिलेंगे, यानी काफ़ी डिटेल्स के अंदर चीज़ें दी गई हैं, तो वो आपके काम की हैं, आप पढ़ सकते हैं, उसे फ्री में डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। और यहीं तो आपको लगता है कि भाई यही नहीं पढ़ा जा रहा, वो तो क्या बाद में बात है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए भी सफिशिएंट है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले की वीडियोस में हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के और भी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, और आने वाले वीडियोस में सॉइल फिजिक्स के भी जो और टॉपिक्स हैं उन्हें और कवर करने वाले हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।